रूपनगर नाम के गांव में रोहित और बिल्लू नाम के दो सौतेले भाई रहा करते थे। रोहित अपने छोटे भाई बिल्लू से बहुत प्यार करता था, लेकिन बिल्लू रोहित को हमेशा भला बुरा कहता और जब भी मौका मिलता उसे परेशान करता। ये सब देखकर रोहित को बहुत दुख होता है, लेकिन रोहित फिर भी किसी से कुछ नहीं कहता। देखो बिल्लू, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कैसा भाई? तुम मेरे सौतेले भाई हो। ये सब तुम्हारा नाटक है। मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं मेरे भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चले जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। रोहित उदास होकर बाहर निकल जाता है और बिल्लू के बारे में सोचते सोचते जंगल की तरफ जाने लगता है। रुको बेटे। क्या इस पेड़ ने मुझको आवाज लगाई? क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं थोड़ी परेशानी में हूँ। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? जी जरूर, बताइए। अगर मैं कर पाऊँ तो मैं जरूर आपकी मदद करना चाहूँगा। बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी जड़ें भी कमजोर हो चुकी है, इसलिए मैं जमीन से पानी नहीं खींच पा रहा। क्या तुम पास के तालाब से थोड़ा पानी लेकर मेरे ऊपर डाल दोगे? जरूर, मैं अभी जाता हूँ। रोहित वहां से पानी लाने के लिए निकल जाता है। वो तालाब के पास जाकर देखता है, वहां पहले से ही एक मटका रखा था। रोहित उस मटके में पानी भरकर ले आता है और पेड़ की जड़ों में डाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इसमें शुक्रिया कैसा? हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। बेटा, तुम अभी जिस तालाब से पानी लेकर आए हो, मैं चाहता हूँ एक बार फिर से तुम उस तालाब में जाओ और एक डुबकी लगा कर आओ। और अगर तालाब तुम्हें कुछ उपहार दे तो उसे स्वीकार कर लेना। रोहित एक बार फिर से तालाब की तरफ जाता है। तालाब पहुंचकर रोहित पानी में उतर जाता है और एक डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही रोहित के हाथों में एक सोने से भरा घड़ा आ जाता है। लगता है इसी उपहार के बारे में बात कर रहे थे पेड़ जी। मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए। रोहित सोने से भरे घड़े को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर रोहित अपने माँ पिताजी को वो सोने से भरा घड़ा दे देता है और सारी बातें बताता है। ये देख बिल्लू को जलन होने लगती है। माँ और पिताजी के चले जाने के बाद बिल्लू रोहित के पास आकर बोलता है, वो सोने से भरा घड़ा तुम्हें किस तालाब से मिली? वो जंगल के पास वाले तालाब में। पर क्यों? क्यों मतलब? तुम अपने हिस्से का सोना लेकर समझते हो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा? मैं अपना हिस्सा लेने वहां जाऊंगा। पर भाई, मैं जो सोना लेकर आया हूँ वो हम सब का है और सोना हमें नहीं चाहिए। तुम अपनी राय अपने पास रखो। मैं जाऊंगा अपना हिस्सा लेने। दूसरे दिन बिल्लू तालाब की खोज में निकल जाता है और जादुई तालाब के पास जाने लगता है। रास्ते में बिल्लू को भी वो पेड़ आवाज देता है, बेटे, ओ बेटे,
क्या तुम जरा रुक सकते हो? अरे वाह, बोलने वाला पेड़, ये तो कुछ नया लगता है। हाँ बोलो, क्यों आवाज दे रहे हो? बेटा, क्या तुम पास के तालाब से थोड़ा पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकते हो? मैं सूख रहा हूँ। क्या तुम्हें सुबह सुबह और कोई नहीं मिला अपनी बकवास बातें करने के लिए? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। बेटा, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बस थोड़ा सा पानी ला दो। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। बिल्लू फिर से तालाब की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर में वो तालाब के पास पहुंच जाता है। हाँ, यही वो तालाब है। अब जल्दी से मैं यहाँ उतरकर एक डुबकी लगाता हूँ। बिल्लू तालाब में उतरकर एक डुबकी लगाता है। डुबकी लगाते ही बिल्लू के पैर पर एक सांप काट लेता है। मुझे सांप ने काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। इधर बिल्लू को वापस ना आता देख रोहित बहुत चिंतित हो जाता है। इतनी देर हो गई, अभी तक बिल्लू वापस नहीं आया। कहीं बिल्लू किसी मुसीबत में तो नहीं? मैं जाकर देखता हूँ। रोहित बिल्लू की तलाश में उस तालाब की ओर निकल पड़ता है। पेड़ जी, क्या आपने मेरे भाई बिल्लू को देखा है? हाँ, वो तालाब की ओर गया है। पेड़ की बात सुनकर रोहित तालाब की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर रोहित देखता है कि उसका भाई बिल्लू तालाब के किनारे पर पड़ा है। भाई उठो, भाई उठो, देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। भाई तुम उठते क्यों नहीं? काफी कोशिश करने के बाद भी बिल्लू नहीं उठता। रोहित वापस पेड़ के पास जाता है और पेड़ को सारी बातें बताता है। तुम्हारे भाई को सांप ने काट लिया है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, तुम मुझ पर से एक छोटी सी शाखा तोड़ लो और उस शाखा से जाकर अपने भाई को छुओ, तब वो ठीक हो जाएगा। पेड़ की बात मानकर रोहित पेड़ से एक छोटी सी शाखा तोड़ लेता है। रोहित उस शाखा को हाथ में लिए बिल्लू के पास पहुंचता है और उस शाखा से बिल्लू को छूता है। क्या मैं ठीक हूँ? मुझे तो सांप ने काट लिया था। हाँ मेरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक हो। भैया, आप आ गए। भैया, पता है, इस तालाब के सांप ने मुझे काट लिया था। इसके बाद रोहित और बिल्लू दोनों वापस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ का धन्यवाद करते हैं। देखो बेटे, इंसान का मन जिस तरह का होता है, ये तालाब उसे उसी तरह का उपहार देता है। रोहित का मन सोने जैसा है, इसलिए तालाब ने रोहित को सोने से भरा घड़ा उपहार में दिया और तुम्हारे मन में रोहित के लिए जहर भरा था, इसलिए तुम्हें इस तालाब ने जहर ही उपहार में दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पेड़ जी, अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। बहुत अच्छे बिल्लू, अब तुम्हारा मन भी तुम्हारे बड़े भाई जैसा साफ हो चुका है। अब तुम लोग अपने घर लौट जाओ, वरना तुम्हारे माँ पिताजी परेशान होंगे। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें बताएं और इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विशाल मेंढक। ये कहानी एक मेंढक और उसके दो बच्चों की है जो साथ में एक नदी के किनारे रहते थे। एक का नाम चंपू और दूसरे का नाम गोपू था। दोनों बच्चे शुरू से ही नदी में ही खेलते खेलते बड़े हो रहे थे। बाहर की दुनिया
उन्होंने कभी नहीं देखी थी। पिताजी, हम बाहर कब जाएंगे? कब तक यहीं नदी में ही घूमते रहेंगे? हाँ पिताजी, मुझे भी बाहर जाना है। हम सिर्फ यही नदी में ही खेलते हैं। बच्चों, ये नदी सबसे अच्छी है। यहाँ हमें सब कुछ मिल जाता है, फिर हम बाहर क्यों जाएंगे? पर पिताजी, हम बाहर जाना चाहते हैं। बाहर कैसी दुनिया है वो देखना चाहते हैं। बेटा, अभी नहीं, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। अभी तुम लोग बच्चे हो। नहीं पिताजी, हम बड़े हो चुके हैं। आप हमें छोटा मत समझिए। बेटा, अभी थोड़ा समय और रुको, बाद में तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। ठीक है पिताजी। चंपू और गोपू वहीं नदी में ही खेलने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते और खूब सारी मस्ती करते। मेरे भाई गोपू, हम यहाँ खेल खेल कर बोर हो चुके हैं। हाँ भाई, बात तो सही है। आखिर कब तक यहाँ पानी से खेलेंगे? एक काम करते हैं, हम बाहर भाग जाएंगे और घूमकर आ जाएंगे। पिताजी को खबर तक नहीं होगी। हाँ सच कहा, भागकर जाएंगे और तुरंत छुपते हुए वापस आ जाएंगे। तो कब भागा जाए? सही वक्त आने दो। ठीक है भाई। दोनों भाई वहाँ खेलते हैं और ढेर सारा खाना खाते हैं। पास का जंगल काफ़ी हरा भरा था और उस नदी में ढेर सारे कीड़े मकोड़े थे, जिसकी वजह से मेंढक पेट भर के भोजन करते और काफ़ी मोटे हो चुके थे। कितना मज़ा आ रहा है, काफ़ी स्वादिष्ट भोजन है। और खाना खाता हूँ ताकि मैं और भी मजबूत हो सकूँ। मेंढक भोजन करता है और उसका पेट काफ़ी भर जाता है। वो काफ़ी खुश था। वाह, मैंने ढेर सारा भोजन किया है, अब मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। वहाँ थोड़ी ही देर में उसे एक बड़ा सा चिट्टा मिलता है। चिट्टा मेंढक से बोलता है, मेंढक भाई, आप तो काफी बड़े हो और काफी मजबूत भी हो। आप तो लगता है यहाँ के सबसे ताकतवर मेंढक हो। मेंढक ये सुनकर फूलने लगता है और अपने आप को सबसे ताकतवर और मजबूत मान बैठता है। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ सबसे ताकतवर, सबसे बेमिसाल और सबसे बाहुबली। हो, आप ही तो हो सबसे बाहुबली, सबसे बड़े, सबसे मजबूत। कुछ देर बाद वहाँ घूमते घूमते मेंढक के दोनों बेटे आ जाते हैं। मेंढक अपने बेटों से बोलता है, बच्चों देखो, मैं बड़ा लग रहा हूँ ना? हाँ पिताजी, आप सबसे बड़े लग रहे हो। बेटा चंपू, तुम बताओ कैसा लग रहा हूँ? मैं तुम्हें ताकतवर लग रहा हूँ? हाँ पिताजी, आप सबसे ताकतवर हो। मेंढक और भी फूलने लगता है। उसे अपनी तारीफें सुनने की आदत लग जाती है। वो काफ़ी खुश हो गया। बेटा, यहाँ मुझसे बड़ा और मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। हाँ पिताजी। सभी मेंढक की खूब तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। चिट्टा भी अपने घर वापस जाने लगता है। अच्छा भाई, मैं जाता हूँ। ठीक है मित्र, जाओ। चंपू गोपू, मैं जाता हूँ, कल फिर मिलूंगा। बाय चिट्टा भैया। बाय चिट्टा भैया। चिट्टा को सभी बाय बोलते हैं। चिट्टा अपने रास्ते को निकल जाता है। रात हो जाती है। सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। मेंढक भी सो रहा था और दूसरी तरफ चंपू और गोपू जाग रहे थे। भाई, अब बाहर जाया जाए? हाँ भाई, चलो, बिना शोर किए चुपके से निकलते हैं। चंपू और गोपू बिना शोर किए चुपके से वहां से भागने लगते हैं। दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। हम भाग निकले हैं। हाँ, अब रात भर खुली जंगल में घूमो। हाँ भाई। दोनों खूब मस्ती करते हैं और सुबह तक घूमते रहते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक विशाल बैल दिखता है। इतना बड़ा जानवर पहले दोनों ने कभी नहीं देखा था। दोनों काफ़ी डर जाते हैं। ये तो काफी बड़ा जानवर है और काफी विशाल है। तभी बैल अपने नाक से जोर की आवाज़ निकालता है। आवाज़ सुनकर सभी वहां से डरकर भागने लगते हैं। भागो, ये विशाल जानवर है, हमें खा जाएगा। दोनों भागते हुए अपने घर वापस आते हैं।
वो डरे हुए अपने पिताजी से बोलते हैं, पिताजी, हमने एक बहुत बड़ा जानवर देखा है। मुझसे भी बड़ा? हाँ पिताजी, आपसे भी बड़ा। मेंढक सांस अंदर करके अपना पेट फुलाता हुआ बोलता है, इतना बड़ा? इससे भी बड़ा। मेंढक फिर से सांस अंदर खींचता है और अपने पेट को और फुलाता हुआ बोलता है, इससे भी बड़ा? हाँ, इससे भी बड़ा। मेंढक पेट फुलाता जाता है और इतना फुला लेता है कि वो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। संदेश: हमें दूसरों से ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। जलन हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है।